Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to grade 9 chemistry class. This is your pre-9th class. We have already started chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Today we are going to discuss the topics mentioned over here, basic definitions, which is your part 2. These all topics are mentioned on your book pages 6 and 7. And the main topic which we are going to cover today are symbols, valency, radicals, variable valency, along with a table which is given in your book related to symbols and valency of different elements and radicals. First we define symbols. What is the meaning of symbols? अलामात. अलामात हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एलिमेंट्स को शो करने के लिए. एलिमेंट्स के फुल नाम को या मुकम्मल नाम को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो इन्हें सिम्बल्स कहा जाता है, यानी सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स. डेफिनेशन से हम आगाज लेते हैं. द एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिम्बल्स. एलिमेंट्स के नाम को बाकायदा तौर पे अलामात की शक्ल में या उनके मुख्तसर नाम की शक्ल में ज़ाहिर करने को सिम्बल्स कहा जाता है. एक्सप्लेनेशन. अ सिम्बल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन. एलिमेंट्स के नाम बहुत सारे ज़बानों में दिए गए हैं, बहुत सारी ज़बानों में इनके नाम ईजाद हुए हैं और उन्हीं ज़बानों में बाज़ एलिमेंट्स के सिम्बल्स भी रखे गए हैं, जिनमें इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, लैटिन लातीनी ज़बान, ग्रीक यूनानी ज़बान और जर्मन यानी जर्मन जो आपकी लैंग्वेज है, ज़बान है, उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम बाकायदा तौर पर मौजूद हैं और उन्हीं को सिम्बल्स यानी अलामात की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है. Now examples are in front of you. If it is one letter, that is symbol अगर आपका one letter है तो इसको ज़ाहिर करने के लिए आपके पास ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर H है, so H will become the symbol of hydrogen. The first letter of carbon is C, so the symbol is C. Symbol of nitrogen is N and oxygen is O. But in case of 2-letter symbols, what will be the examples? For example, calcium. So only first, we have to take first 2 letters, that is N, Ca, Na, Cl. But here in case of Ca, C will be capital and A will be small. We can't write the symbol of calcium in this way, C, capital C and capital A. तो ये आपका wrong हो जाएगा. In the similar manner यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आपको नज़र आ रही है. CH है लेकिन हमने इसको Cl लिखा है, तो ऑब्वियसली आपने इसको याद करना है. सोडियम जो ऑब्वियसली इसका इंग्लिश वर्ड नहीं है, नेट्रियम से ये डिराइव हुआ है, सो इट विल बिकम Na. गोल्ड, ऑरम, इसका इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसको भी आपने दूसरी लैंग्वेजेस से डिराइव किया है. सो व्हाट इज द सिंबल फॉर गोल्ड? Au. सो दीज आर 2-letter सिंबल. 2-letter का मतलब इसमें 2 इंग्लिश के लेटर्स यूज हो रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1-letter सिंबल्स? जिनमें इंग्लिश के एक लेटर से सिंबल को जाहिर किया जा रहा है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज valency. What is valency? Definition is, note down this heading, the combining capacity of an element with other elements is called valency. किसी भी एलिमेंट की वो सलाहियत जिसकी मदद से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलता है, ज्वाइन होता है और बाकायदा एक कंपाउंड बनाता है, वैलेंसी कहलाती है. एक्सप्लेनेशन. इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंसी की ख़ास बात क्या है कि ये एक मुनफरिद खुसूसियत है किसी भी एलिमेंट की जिसके बगैर
एलिमेंट की एक शनाख्त, एक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, जैसा कि सिंबल्स के बगैर कोई भी एलिमेंट प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। डिपेंडेंस यानी वैलेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कौन सा फैक्टर है जिसके बगैर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट या तस्वुर नामुमकिन है। वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंडेंट है जो कि किसी भी एलिमेंट के सबसे लास्ट शेल, जिन्हें वैलेंस शेल कहा जाता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स? वैलेंस शेल्स। और वैलेंस शेल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटॉन 8, neutrons 8. So what will be the total mass which is present or resided in the nucleus? It is 16. But we are not concerned with these subatomic particles. हमारा ताल्लुक किससे है? इलेक्ट्रॉन से. So the first shell contains 2. According to the number of proton, electron will also be same. So पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इतने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। सो P इज इक्वल्स टू E, P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं या दिखाते हैं तो सेकंड शेल में इसके अकॉर्डिंग 8 के कितने होने चाहिए? सो 8 में से 2 माइनस करें तो यहाँ से हम थोड़े से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, जो कि इंडिकेट करेगा कि अब इसका आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कौन सा है? द सेकेंड वन, इन विच द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो व्हाट इज दिस आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को ये नाम क्यों दिया गया है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नोटेड हेयर, विच यू हैव टू बी नोटेड इन दिस मैनर कि वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल को ये नाम वैलेंसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। और वैलेंसी इंडिकेट ये कर रही है कि आखिरी शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए कितनी शॉर्टेज है, कितनी कमी है? तो 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए? तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लिहाजा ये एटम, ये एलिमेंट यानी ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी कि ये एलिमेंट यानी ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, उनसे कंबाइन करेगा और कंबाइन होने के बाद ही क्या बनाएगा? एक यूनिक कंपाउंड बनाएगा और यही यूनिक प्रॉपर्टीज की वैलेंसी कहलाएगी। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द एग्जाम्पल्स। You have to categorize your examples into 2 category or 2 types. A, valency in the covalent compounds and valency in ionic compounds. Covalent compounds में एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से वैलेंसी को हम डिफरेंट वे में देखेंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड में भी वैलेंसी को लिखने और वैलेंसी को एलिमेंट्स के दरमियान एक कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से दिखाना एक डिफरेंट हमारे लिए एक प्रैक्टिस होगी। सो लेट्स वॉच। फर्स्ट एग्जाम्पल इन द केस ऑफ वैलेंसी हैज़ बीन सीन इन वैलेंसी इन कोवैलेंट कंपाउंड which actually dependent on the number of hydrogen atom which actually combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element। क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए आपने कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर कोट करना है। सो एग्जाम्पल्स नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट एग्जाम्पल। चूँकि हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है हमारे बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यू आर नॉट फेमिलियर विद द बॉन्डिंग येट,
बट आई थिंक इतना आइडिया होना चाहिए कि जब दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो ताकतें होती हैं, उनमें डिफरेंट नेम्स आते हैं जिनमें कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स ज़्यादा फेमस हैं. सो अब आपने करना क्या है कि यू हैव टू टेक योर फर्स्ट एग्जांपल with hydrogen chloride. For example, this is your first example, hydrogen chloride. What is the formula of hydrogen chloride? It is HCl. Basically, what is HCl and how does it form? HCl कैसे बना कि इसमें एक हाइड्रोजन है जैसे कि नज़र आ रहा है और दूसरा आपके पास क्लोरीन का एक एलिमेंट या एटम है. Now, there is a combination of these two, combining capacity of these two elements together with the help of one line, short line, that is called covalent bond. इसको क्या कहा जाता है? covalent bond. अब ये बॉन्ड कैसे बना, तो इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस एग्जाम्पल को मज़ीद फॉलो करना है कि हाइड्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल के अंदर, सपोज कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन को ले रहे हैं, एक एटम को, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने इस क्रॉस से ज़ाय कर दिए. और क्लोरीन जो है ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हमने डॉट से ऐसे ज़ाय कर दिए. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन. तो ये आपके सामने मैंने 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट वैलेंस शेल ड्रॉ जैसे किए जाते हैं वो बना दिए. अब होता क्या है बेटा कि जो क्रॉस है वो डॉट के साथ मिल जाता है, यानी डॉट हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से आपस में मिलकर कंबाइन होता है, यानी कंबाइनिंग इनकी कैपेसिटी डेवलप होती है. ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? ये बेसिकली वैलेंसी. व्हाट इज दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? Due to their number of electron in the last shell, one electron in the last shell of hydrogen and one electron that is actually participating. यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब वो क्या रहा है कि हमारा जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट के लास्ट यानी वैलेंस शेल के अंदर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है. अब हमारे पास जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 1. क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये कितने इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो रहा है, डेफिशिएंसी इसमें अगर अकॉर्डिंग टू हम 2 रूल्स जिसे डुप्लेट रूल कहा जाता है वो अप्लाई करें तो उसको एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए. व्हाट अबाउट हेयर? क्लोरीन को कितने चाहिए? क्लोरीन के पास 7 है तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्यों? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ताकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है वो एक कंप्लीट एलिमेंट कहलाता है, यानी वो एक नोबेल गैस बन जाती है जिसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता, यानी वो एक नायाब एक हीरा बन जाता है. क्लियर होगी ये बात आपको? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्लोरीन अब हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयरिंग कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन इसको दे नहीं रहा, क्लोरीन इससे ले नहीं रहा, ना दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो रही है? ये क्या चीज़ बन रही है बीच में? ये इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. और इस शेयरिंग को जो कि एक डॉट और एक क्रॉस के दरमियान आपको नज़र आ रही है, डॉट एंड क्रॉस के दरमियान नज़र आ रही है, दिस कंबाइनिंग पावर इज बेसिकली कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. यकीनन क्लियर हो गया होगा आपको. सो अब क्लोरीन क्या चाह रहा है? क्लोरीन चाह रहा है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले और हाइड्रोजन का ये ख्वाहिश है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरी करके अपनी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी एक नायाब गैस बनने की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर ले. तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दैट हाउ वैलेंसीज आर फॉर्म्ड और रिप्रेजेंटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर. हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वाटर. और वाटर के अंदर भी
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मौजूद होती है किस तरीके से। फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस कि आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ एक साइड से और दूसरे हाइड्रोजन को दूसरी साइड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है या इसके साथ कंबाइन करना है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन? 1. How many of this hydrogen? Again 1. But how many electrons are present in the outermost shell of this oxygen? वैलेंस शेल में इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाए थे। और इसके जो रिमेनिंग 2 और 2 ऊपर बना के रिमेनिंग आप कहाँ बनाते हैं? साइड्स पे। ठीक, अब जब आप एक डॉट और एक क्रॉस को शेयर करते हैं तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है दो एलिमेंट्स के दरमियान, जिसके नतीजे में क्या बन रही है? एक शॉर्ट लाइन बन रही है, और उस शॉर्ट लाइन को हमने इस तरह से इंडिकेट कर देना है, एज मैंशन इन योर बुक एज वेल। तो ये पूरी फॉर्मेशन जो है वो वाटर की ऐसे होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेशन आ रही है दैट इज अमोनिया गैस, NH3। एंड अमोनिया गैस इज बेसिकली formed by the combination of 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms. Now, ये फॉर्मेशन कैसे बन रही है इसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन का ये कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है वो आपको नज़र आनी चाहिए। तो नाइट्रोजन के साथ 3 तरफ से आपने हाइड्रोजन को अटैच करना है, 1, 2 and 3। ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में? 1। तो हमने एक क्रॉस इसके साथ, एक क्रॉस इसके साथ, और तीसरा क्रॉस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट शेल में कितने हैं इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट, एक डॉट, यानी ये डॉट और क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, डॉट एंड क्रॉस आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जहन में रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद डॉट क्रॉस एक यहाँ हो गया, एक डॉट हमने यहाँ, मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो 2 हम अलहदा से बना लेंगे बिकॉज दे आर नॉट combining, they do not actually involve in making valency in covalent compounds. अब यहाँ पर हम इनकी एसोसिएशन इसी तरह से जोड़ेंगे कि एक डॉट और एक क्रॉस मिल के क्या बनाते हैं? एक शॉर्ट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर भी 1, 2 और ये आपकी 3 शॉर्ट लाइन्स बन जाएंगी। इन दिस वे व्हाट विल बी योर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट कंपाउंड? तो आपकी कैसी एसोसिएशन बनेगी? N single bond H and single bond, that is single covalent bond H, and the third N single bond या single covalent bond H. So in this way your next formation will be formed which you can make in this way as well. N and 3 hydrogen along 3 sides. So this is the next example. Now last example is methane. That is natural gas, common name natural gas, having formula CH4. How does formation will be occur? कैसे होगी इसमें formation? Starting from C, मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, C. Then along with C, 4 hydrogen will get attached in tetrahedral fashion. चारों साइड से उसको कवर किए हुए, चारों कोनों को कार्बन के इस तरह से कवर हुआ कर देंगे आप। And then you have to draw the number of electron in the last shell, that is valence shell of carbon. How many electrons are present? 4, जैसे कि मैंने ड्रॉ कर लिए। And along with hydrogen हमेशा ये होगा कि इनके outer most shell में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपके लिए एसोसिएशन बनाना, वैलेंसी शो करना इजी हो जाएगा। ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एंड स्ट्रक्चर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। क्या स्ट्रक्चर बना बेटा? कि C के साथ आपने 4 सिंगल लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है विच इंडिकेट दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स, 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स विद hydrogen atoms, 4 hydrogen atoms. So in this way the valency in covalent compounds can be represented. Now our final result of valencies. अब हम सारी जो एलिमेंट्स की वैलेंसीज हैं वो निकाल लेंगे और ये वैलेंसी हमारी क्या बन रही है? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने जब हाइड्रोजन को
क्लोरीन के साथ अटैच किया था, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन की शक्ल में आपको डॉट एंड क्रॉस नज़र आ रहे हैं। इनके साथ कंबाइन करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 है, क्योंकि क्लोरीन को अपने आखिरी शेल में, जिसमें इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिससे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और क्या बन जाएगा? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस तरीके से इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कि इसकी ख्वाहिश क्या थी? इसकी विश थी कि ये अपने लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट आता है तमाम स्ट्रक्चर्स का, उसमें आ रहा है हमारे पास, जैसे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन के बाद हम ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 2। और कैसे हमने प्रूव किया इसको? क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम्स को ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे एक एक इलेक्ट्रॉन के, यानी किसके साथ? हाइड्रोजन के। और इसकी शक्ल में भी हमें 2 शॉर्ट लाइन मिली थी। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यानी इसमें शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है? कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। यहाँ कितनी थी? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की, हमारे पास थर्ड जो एलिमेंट था जिसको हमने कंबाइन किया था हाइड्रोजन के साथ, वो था नाइट्रोजन। तो इसकी वैलेंसी थी 3। कैसे हुई 3? इसको भी देख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा था? 3 हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी अब शॉर्ट लाइन्स से पहले अगर हम थोड़ी सी इसकी कहानी देखें तो क्या हुआ था? नाइट्रोजन के आखिरी शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, जो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ किया था, दूसरा, तीसरा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट फॉर्मेशन या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे थे? 1 2 3। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एटम से नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक तरीके से ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हो रही है। तो कितने डैशेस या कितने आपकी शॉर्ट लाइंस बनी? आपकी जो फॉर्मेशन आई वो किसके साथ आई? हाइड्रोजन के साथ। कितने शॉर्ट लाइंस बनी? 3। लिहाजा ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है? 3 बन जाती है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाई थी वो थी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगी? 4 होगी। कैसे 4 होगी? क्योंकि कार्बन का एक एटम था और कितने हाइड्रोजन एटम से इसने कंबाइन किया था? 4 हाइड्रोजन एटम से। तो हर शॉर्ट लाइन पे अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, डॉट 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 एंड डॉट, और हर हाइड्रोजन के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस की शक्ल में जाहिर करें, तो जो हमारी पूरी फॉर्मेशन CH4 यानी आपकी जो मीथेन गैस है उसकी बनती है कि 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन के, यानी यूँ समझ लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिहाजा कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। Now the second example is related to the ionic compounds, that how the different valencies are being shown in ionic compounds. As we know, the ionic compounds are those compounds which are formed by the ionic bonds, and ionic bonds are actually in turn formed by the gaining and losing of electrons. So we will apply 2 conditions over here. First one, by losing electrons. By losing electrons. In this condition, basically what happens? An element has electrons in the valence shell that is lost by that atom. क्या होता है इसमें कि एलिमेंट के अंदर जो लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप कैसे लेंगे? सोडियम की वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है वो दूसरे को डोनेट कर देता है, यानी लूज कर देता है। इसी तरीके से आपके पास सेकेंड एग्जांपल आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के पास 3
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लिहाजा ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कंसिडर करें कि ये इसका न्यूक्लियस है। द फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 electrons, second shell of sodium contains 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हो जाते हैं इसके 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो नंबर ऑफ इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 11 है। तो हम एक और शेल बना के आखिरी शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो लास्ट इसका शेल है वो क्या है, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना वैलेंस शेल चूँकि कंप्लीट नहीं कर सकता, और इसको तकरीबन और मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सेट, मजमुआ। लिहाजा वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा। सो इस एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर देता है, किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है, जिससे उस एलिमेंट का भला हो जाता है, ये भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहने का मकसद है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वैलेंस शेल में से, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी बन जाएगी। क्लियर हो गई बात आपको? अगर मैग्नीशियम के आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 लूज़ करेगा, और 2 लूज़ करने पर इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 हैं तो वो कितने लूज़ करेगा, 3 लूज़ करेगा, और इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ करने पर आयनिक कंपाउंड्स जो है फॉर्मेशन में पाया जाता है। While on the other hand you have another concept by gaining electron, by gaining electrons। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट ले रहा है, दे नहीं रहा। तो देने वाली जो कंडीशन है उसमें क्या है, आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देती हूँ। नाइट्रोजन के पास कितने, यहाँ लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3। इसी तरीके से हमारे पास जो अगली एग्जांपल आती है वो ऑक्सीजन की आती है, इसमें 2 इसकी वैलेंसी होगी। और लास्ट बिल्कुल हम लिख लेते हैं क्लोरीन के लिए, जिसकी वैलेंसी 1 है। इसमें से कोई भी अगर एग्जांपल आप चूज़ करें और अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने ये वैलेंसीज क्यों एडजस्ट की हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लोरीन के ले लेते हैं, तो न्यूक्लियस पार्ट इस तरह से ड्रॉ करके फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 और 2 10 हो गए। इसका मतलब है कि क्लोरीन के एक एटम के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है लास्ट शेल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें आपने तकरीबन कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर आप एक बना चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल के अंदर आपके पास 8 हैं। यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ कि फर्स्ट शेल के लिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख रही हूँ। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये पूरा आपका एटम का स्ट्रक्चर यानी क्लोरीन का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसे भी ऑक्टेट हासिल करना है, अपने आखिरी शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, लिहाजा ये क्या करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो हो सकता है कि ये सोडियम से ले ले क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस कंडीशन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यानी पूरा करने के लिए सोडियम का वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम में हासिल कर लेगा, गेन कर लेगा, और इस गेनिंग इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पेश किया गया है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों है, क्योंकि इसने दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। गेन मतलब ले लिया, और लेने के बाद अब इसके उस आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के अंदर बाकायदा तौर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के बाद ये आपकी जो पूरा एक स्ट्रक्चर है आपका आयनिक कंपाउंड का वो बन जाता है NaCl। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसकी है, सोडियम और क्लोरीन की। So the compound is NaCl, which is an ionic compound.
Next topic is radicals. First definition, an atom or a group of atoms that have some charges. एटम या एटम का एक पूरा मजमुआ, एक ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिखूं जिसमें अब शामिल है आपके सोडियम, जैसा कि मैं आपको बताया कि सोडियम क्या करता है, इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा या पॉजिटिव इसके चार्ज हो जाएगा, और जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसका ये मतलब होगा कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ क्लोरीन Cl और इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ नेगेटिव चार्ज, तो ये भी यानी चार्जेस क्या हैं, चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन it is actually losing its electron and getting this charge, while chlorine has negative charge which indicates that it gains electron and become negatively charged ion. In the similar manner, if I'll write the group of atom, ये बात हो रही है ना group of atoms की, तो group of atom में हमारे पास for example, मैं यहीं से example ले ली थी अमोनियम NH4। अब NH4 क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, कितने, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, मिल के तकरीबन कितने एटम्स आ रहे हैं, 5। सो 5 एटम का पूरा ये ग्रुप बन रहा है। सो इट बिकम्स अ रेडिकल इन दिस वे एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। क्यों है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अमोनियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी मौजूद होती है। नाउ देयर इज अ लिस्ट or table 1.2 that is given on page number 7. You have to memorize from the book only, no need to write on the notebooks or loose sheets. आपने क्या करना है, उस टेबल को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, और रेडिकल्स के अंदर 2-3 एग्जाम्पल्स देने के बाद आपने उन एग्जाम्पल्स को जो कि रिमेनिंग है आपकी टेबल्स की वो बुक से याद करना है। अगर आप लूज शीट पे ड्रॉ भी कर लें, बना भी लें वो टेबल, तो वेल एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन कोशिश करें कि उनको याद कर लें। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन इज वेरिएबल वैलेंसी। सो फर्स्ट डेफिनेशन, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन वैलेंसी basically show their variable valency, because variable mean change. More than one valencies are that means change, जो कि change हो सकती है, उनमें variation हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लूँगी आयरन। what is the symbol used for iron is Fe। Fe। now basically iron shows two types of valencies here। two more than one valency mean इसकी valencies क्या है, आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, एक है इसकी +2 और दूसरी है +3। और आई ऑल्सो राइट इन दिस वे कि एक वैलेंसी इसकी 2 है और दूसरी वैलेंसी इसकी 3 है, मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। नाउ इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ compound in which iron is present, so iron is present in compound ferrous sulfate। Now in case of ferrous sulfate, the formula of ferrous sulfate is FeSO4, Fe for iron and SO4 for sulfate। in this case the valency of iron is 2। why? because the valency of sulfate on the other hand is 2 as well, so +2 and -2 will be equalized to form this compound। now in this case you can also observe one more thing, that name of the ferrous which is taken from its Latin language, लातीनी ज़बान जिसे कहते हैं, OUS पे end हो रहा है। so if the term of any element having Latin name ending at OUS, it indicates that it must have the valency 2। so this is your key point to identify the compounds, especially the elements having valency 2। on the other hand, if I'll take another example, second one, I'm writing in this way so it can be balanced with this example। second example is ferric sulfate, and what is the formula of ferric sulfate? It is Fe2SO4 taken
thrice. So this is the another formula of ferric sulfate in which the iron is present. In this case, the valency of iron is 3. How does it possible? Because if I am writing Fe2, so this 2 indicates the valency of sulfate, while this 3 indicates the valency of iron. So your formula becomes Fe2SO4 taken thrice. I am reading this bracket, taken, and then 3 thrice, taken thrice. So what will be the valency in this case? 3. So there are 2 valencies basically shown by iron. One is 2 and other one is 3. Here the key point or identification point is that the name of the ferric, again taken from the Latin name ferrous and ferric. So the word or the last 2 letter you can say ending at IC. What does it indicate? That last 2 letters are ending at IC, which shows if the letters IC are present in any name of element, then its valency will be 3. So this is the key point which you have to remember for any kind of element for writing more than 1 valencies. So this is the end of our lesson today. I hope you have understood it clearly. Take care. Allah Hafiz.